एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 पीजीटी इकोनॉमिक्स की। हम क्लासेस जो है वो कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। अलग से मैंने प्लेलिस्ट जो है वो पीजीटी की अलग से बना दी है, तो आप उसे देख लेना। पीजीटी की क्लासेस में हम सारे स्टेट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। इस चीज का मैंने ध्यान रखा है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, हरियाणा, यूपी, पीजीटी, चाहे बीपीएससी, चाहे फिर उड़ीसा हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो सारे की सारी स्टेट्स के मैंने एग्जाम्स जो है वो कवर की हैं। पहले भी मैंने वीडियो में आपसे ये बोला था कि अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का मैम आप पहले करवा दीजिए, तो वो आप मेरे साथ मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो आप कर देना। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है पीवाईक्यूज करवाऊंगी और कंसेप्ट के साथ करवाऊंगी, ताकि आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम जो है वो आपका स्कोर आ सके। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। उत्पादन संभावना सीमांत वक्र वस्तुओं का ऐसा संयोजन दिखाता है जो एक अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती है, एक निर्माता उत्पादन करना चाहता है, एक उपभोक्ता उपभोग करना चाहता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर वांट्स टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम, या फिर मोर देन अबव। तो सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा ग्राफ है, ये एक ऐसा ग्राफ है जो आपको कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, जिससे आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। इट शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच शोज यू दैट हाउ अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट गिवन द रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज उनके गिवन होंगे विद फुलर यूटिलाइजेशन, इन रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, प्लस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो गिवन, आपको टेक्नोलॉजी भी ऑलरेडी क्या होगी, गिवन होगी। ये होता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अगर हम बात करें पीपीसी की, तो ये किन तीन कंसेप्ट्स को शो करता है मेनली। तो ये सबसे पहले स्केर्सिटी को शो करता है, बिकॉज आपको पता है कि हमारे रिसोर्सेज स्केर्स हैं। अगर आप एक गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको बी गुड्स को कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स। सेकेंड, ये आपको कंसेप्ट शो करता है ट्रेड ऑफ का। ट्रेड ऑफ का मतलब भी यही होता है कि अगर आप एक ज्यादा करो तो दूसरा कम करना पड़ेगा, मतलब अपोजिट रिलेशन जो शो करता है। और थर्ड, ये शो करता है अपॉर्चुनिटी कोस्ट को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कि अगर आप ए प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आपके ए प्रोड्यूस अगर आप कर रहे हो तो आपने किसको गिव अप किया, बी को गिव अप किया। तो ये आपका क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर कर्व। तो इसके हिसाब से ये क्या शो करता है, ये ऐसे कॉम्बिनेशंस शो करता है जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये क्योंकि इकोनॉमी की किसको शो करता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है, आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की शो। सो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 टू 78 क्वेश्चन हम देखते हैं। 78 क्वेश्चन क्या है, इफ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन कैन बी कॉल्ड। अगर आपकी टू मच मनी चेज कर रही है कुछ गुड्स को, यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं के लिए हो, तो परिणाम मुद्रास्फीति को कहा जा सकता है। क्या कहते हैं, मांग जनित, लागत प्रेरित, स्टैगफ्लेशन, रुद्रस्फीति, या मोर देन वन, या नन ऑफ द अबव, डिमांड पुल, या कोस्ट पुश, या फिर स्टैगफ्लेशन। तो देखो, सब स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन भी है, प्लस यहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है, प्लस स्टेगनेंट ग्रोथ भी है, कि ग्रोथ भी आपकी क्या है, स्टेगनेंट है, स्थिर है। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कि जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई किसकी वजह से आई है, कोस्ट के बढ़ने से, कोस्ट के राइज होने से, आपकी प्रोडक्शन कोस्ट, जो आपकी उत्पादन की कोस्ट है, लागत है, वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है, डिमांड की वजह से नहीं, एक्सेस डिमांड की वजह से। जब आपकी ज्यादा पैसा है तो ज्यादा डिमांड करोगे, तो ज्यादा डिमांड की वजह से अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं प्राइसेस, क्योंकि आपके पास सप्लाई उतनी नहीं है और डिमांड आपकी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। ये इन्फ्लेशन, ये महंगाई किसकी वजह से हुई है, डिमांड के बढ़ने से। अगर कोस्ट के बढ़ने से आती है कि कोस्ट इंक्रीज हो गई, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई, चाहे वो फैक्टर सर्विसेज की वजह से हुई हो, फैक्टर पेमेंट्स की वजह से हुई हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट
की वजह से हुई हो, चाहे आपको रॉ मटेरियल महंगा मिला हो, किसी भी वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, तो वो आपके किसका किसका पार्ट होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका क्या मेन पर्पस है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन अप्लाई करता है? आरबीआई अप्लाई करता है। आरबीआई के जितने भी रेट्स हैं, रिसेंट रेट्स हैं, वो याद करना। अभी मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा उसके आसपास जो रेट्स रहेंगे या फिर जो भी रिसेंट रेट रहेंगे वो मैं आपको करवाऊंगी। रिसेंट वाली क्लासेस जो है वो लास्ट में होंगी बिल्कुल, ताकि आपके सारे जो है करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्ट से रिलेटेड है, वो कवर होंगे। रिसेंट के लिए अलग से जो है वीडियो मैं करवा दूंगी, और मुझे एक बार याद भी दिलवा देना एग्जाम के आसपास। तो प्राइमरी पर्पस क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है। फिस्कल पॉलिसी कौन करता है? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है। और फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की रेवेन्यू की जो पॉलिसी होती है। और आरबीआई की जो दो पॉलिसी होती है वो क्या है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है आरबीआई, और इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो डैश अनुरक्षण करना मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, या फिर मोर देन वन अबव। तो देखो, सबसे पहले अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का? होता है सबसे पहले प्राइस को स्टेबल रखना। यही तो सबसे मेन जो काम है, वो तो प्राइस स्टेबल रखना ही काम है ना, कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रख सकें, ताकि हम इकोनॉमी क्या लेके आ सके, इकोनॉमी में सस्टेनेबल जो है, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इकोनॉमी में ला सके। हालांकि जीडीपी ग्रोथ भी मोटिव होता है आरबीआई का, और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी होती है, बट ये प्राइमरी फोकस नहीं होता, ये सेकेंडरी होता है। प्राइमरी फोकस क्या होता है कि हमें प्राइस को क्या रखना है? स्टेबल रखना है। ओके, सो दैट इज ऑप्शन सी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं क्या कहूंगी, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड ये क्वेश्चन है। हर एग्जाम में हर जगह ये क्वेश्चन आता है, चाहे आप नेट का पेपर दे रहे हो ना तो भी इससे क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार कॉमन गुड से क्वेश्चन आया अभी रिसेंट में। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स इज और आर। पब्लिक गुड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि पब्लिक गुड्स आपके क्या होते हैं? नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि आप उस गुड्स को यूज नहीं कर सकते। जैसे आपके घर के बाहर स्ट्रीट लाइट होगी, चाहे आप डिफेंस हो, नेशनल डिफेंस हो, क्या किसी को मना किया जाएगा कि ये स्ट्रीट लाइट आप यूज नहीं कर सकते, या आपके यूज करने से मेरे को मुझे कम दिखेगा? नहीं ना। तो ये राइवल भी नहीं है कि एक की कंजम्पशन से दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं हो सकता। ना ही आप किसी को क्या कर सकते हो? एक्सक्लूड कर सकते हो, निकाल सकते हो। हालांकि यहाँ पे फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, इस वजह से यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जीरो होती है। और इसी की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इन गुड्स को प्रोवाइड नहीं करते। तो नो फ्री राइडर नहीं, फ्री राइडर प्रॉब्लम है। राइवल नहीं, नॉन राइवल है ये। आप किसी को भी एक ही कंजम्पशन से दूसरे के लिए वो जो यूनिट है, कमोडिटी है, वो कम नहीं होगी। हाँ, नॉन एक्सक्लूडेबल है, गैर बहिष्कृत है, आप किसी का भी बहिष्कार नहीं कर सकते उस चीज को यूज करने के लिए। प्रतिद्वंदी नहीं, गैर प्रतिद्वंदी है। और मुफ्त सवारी नहीं, मुफ्त सवारी तो है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है कि सबसे पहले आप वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका खुद आंसर देखेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, मैं हर क्लास में बताती भी हूँ, ताकि ये नहीं कि आप आए और देख के चले गए। नहीं, उससे आप अपना दिमाग कैसे बढ़ाओगे? पेपर में तो आपको खुद करना पड़ेगा, वहां पे आपके थोड़ा ना मैं आपको बताऊंगी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं ना। तो डाटा ऑन एम्प्लॉयमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बेरोजगारी पर विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। कौन सी रिपोर्ट से मिलता है? सेंसस से, एनएसएसओ से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, भारत की जनगणना की रिपोर्ट, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, रोजगार सामान्य महानिदेशालय। तो कहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट पे जो है वो डाटा प्रोवाइड होता है? तो वो आपका सेंसस से भी होता है, भारत की जनगणना से भी होता है, और एनएसएसओ से भी होता है, जो अब क्या है? एनएसओ है। और एनएसओ क्या कंडक्ट करवाती है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो ऑलरेडी मैं इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में करवा चुकी हूँ, फर्स्ट या सेकंड क्लास ही होगी। और ये आप देख लेना, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा जो है वो मिलता है। ओके,
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी मेंटेन करता है, जॉब सीकर्स वगैरह वैकेंसीज वगैरह ये भी देखता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही हमारे इंपॉर्टेंट है, हम तीनों से ही डाटा जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे भी अगर 2 ऑप्शन हो गए तो ऑप्शन डी ही आंसर सही आएगा। ठीक है, नाउ एडम स्मिथ एडवोकेटेड। एडम स्मिथ क्या बताते हैं, लेजेस फेयर, इनविजिबल हैंड, फ्री ट्रेड पॉलिसी होगी या फिर मोर देन अबव। तो एडम स्मिथ की अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ, देखो मैं ना अब से आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट की है यूजीसी नेट की सबसे मतलब बहुत लेंदी भी है और बहुत कंफ्यूजिंग यूनिट है, इसलिए मैंने इस यूनिट से आपका स्टार्ट किया है। हालांकि जब आपके जो है एक बार पेपर, अब मैं अगर देख लूंगी जो पेपर आ जाएगा, आंसर की आ जाएगी, तो उस हिसाब से हम लेवल देख लेंगे कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का और इकोनोमेट्रिक्स का लेवल कहाँ तक जा रहा है, तो फिर हम उसको उस हिसाब से करेंगे। बट बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, कोई भी यूनिट हो, उसको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में करने की अब जरूरत है। आप डायरेक्टली ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करके एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। डेली आप 1 घंटा, चाहे आप पीजीटी की ही तैयारी कर रहे हो, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे की आपकी जो भी क्लास होगी, 1 घंटे की होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, वो क्लास आप देखो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हमेशा पीजीटी तो रहोगे नहीं ना, आगे भी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ाओगे, तो सीधी सी बात है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि आपने मास्टर्स करके ही तो पीजीटी किया ना, तो मास्टर्स के कंसेप्ट तो आपके क्लियर होने चाहिए। तो वो सारे कंसेप्ट हम अलग से क्लासेस जो है वो करेंगे कंडक्ट, और उसमें आपको जो है डेली पीजीटी इस एमसीक्यू के अलावा भी आपको देखना है। चाहे आपको लगे कि अभी नहीं देख सकते, अभी हमारे ये एग्जाम है वो एग्जाम है, बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि बाद में आप देख लेना। अगर आप रील स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उससे अच्छा है ना कि क्लास देख लो, ताकि थोड़ा कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, पढ़ाई कभी भी वेस्ट होती नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो एडम स्मिथ, और वैसे भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना पीजीटी में, कुछ लेवल आपका मास्टर्स का भी लिया जाता है, तो ऐसा होता नहीं है कि मास्टर्स से आपको कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। एडम स्मिथ एडवोकेटेड फॉर लेजेस फेयर की बात की, बिल्कुल उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इकोनॉमी में एक इनविजिबल हैंड है, एक अदृश्य हाथ है, जो इकोनॉमी को अपने आप जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ले आएगा। ठीक है, कुछ जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट आगे इंटरफेयर करे। फ्री ट्रेड पॉलिसी, बिल्कुल। ओपन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन की बात की तो ए बी सी तीनों ही आपके ऑप्शंस क्या है, सही है। इट मींस आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is or are not indicator of an economically developed nation? अगर कोई भी नेशन, कोई भी आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र है, तो उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसका सूचक नहीं है? साक्षरता का उच्च स्तर, हाई लिटरेसी होना, उच्च प्रति व्यक्ति आय, हाई पर कैपिटा इनकम होना, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम का उच्च अनुपात, मतलब प्राइमरी सेक्टर में प्रोपोर्शन ऑफ लेबर ज्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो। तो क्या ये डेवलप्ड नेशन की है, निशानी है? नहीं, डेवलप नेशन की निशानी थोड़ा है। प्राइमरी सेक्टर पे तो कम रोल होना चाहिए, तभी वो डेवलप माना जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है वहां पे मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ जहां पे डिटेल की जरूरत होगी वहां पे डिटेल में भी समझाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट के क्या कॉम्पोनेंट है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, ट्रेड इन सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का घटक है? प्रत्यक्ष विदेश निवेश, माल का निर्यात, सेवाओं में व्यापार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, और 2 पार्ट है इसके, एक करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, करंट अकाउंट होगा और क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। तो बीओपी में कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है कैपिटल ट्रांसफर्स और एक्विजिशन जो हो रही है नॉन प्रोड्यूस या नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की। ठीक है, जिसमें एफटीआई आ गया आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ गई, ठीक है, या फिर आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आ गई, लोन वगैरह, ये सब किसका पार्ट बन जाएगा, ये सब पार्ट है कैपिटल अकाउंट का। तो एफडीआई पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करंट अकाउंट का है। ट्रेड इन सर्विसेज ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। ये तो आपको पता भी होगा, 12th में भी किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फिजिकल गुड्स का और चाहे सर्विसेज का हो, ठीक है, चाहे रेमिटेंस हो, फॉरेन एड हो, गिफ्ट्स हो, ये सब किसका पार्ट बनते हैं, ये सब करंट अकाउंट का पार्ट बनते हैं। ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होते, ये सब करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इस हिसाब से आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूरी मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है डिटेल में, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की। करंट अकाउंट और कैपिटल, करंट अकाउंट में आपकी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट नैरो है।
ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर्स, ट्रांजेक्शन इन नॉन प्रोडक्ट नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, उसकी कैटेगरी भी दे रखी है, कैपिटल ट्रांसफर, नॉन प्रोड्यूस्ड, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये सब कुछ आपको मेंशन है। अगर आप कहोगे तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या एज्यूम करता है कि लेवल ऑफ यूटिलिटी हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंज्यूमर रैंक कर सकता है अपनी कंजम्पशन को, यूटिलिटी हमारी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, उपयोगिता व्यक्तिपरक है, उपभोक्ता विभिन्न उपभोग बंडलों का रैंक करता है, या उपभोक्ता के स्तर की संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है नंबर्स में। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब ही क्या होता है। कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया था, ठीक है। और कार्डिनल यूटिलिटी बेस्ड है इस आइडिया पे कि हम जो यूटिलिटी है, मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं, कौन सी ऐसा यूनिट है इसकी, यूटिल्स है, हम इसको मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये एक स्पून ऑफ या एक कप ऑफ टी जो है वो कंज्यूम किया है, 1 कप ऑफ टी कंज्यूम करने से मुझे कितनी मिली है, 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है। तो मैंने इसको किस में एज्यूम कर लिया, नंबर्स में एज्यूम कर लिया। तो कार्डिनल यूटिलिटी मतलब वो यूटिलिटी जिसे हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में जो है मेजर कर सकते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड करता है कि उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आ रही है। मतलब आपके सामने क्या होगा, एक एब्सोल्यूट नंबर होगा। रैंक की जो बात आ गई वो ऑर्डिनल यूटिलिटी है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या होती है, रैंकिंग होती है कि आप गुड्स को क्या कर सकते हो, रैंक कर सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो वो आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। कार्डिनल यूटिलिटी अज्यूम्स दैट यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या एज्यूम करती है कि यूटिलिटी आपकी सब्जेक्टिव होगी कि ऑब्जेक्टिव होगी। तो कार्डिनल में बोलना चाहता है कि आपकी यूटिलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और जबकि अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो मतलब आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी ये कहती है कि आपकी यूटिलिटी क्या होगी, वो सब्जेक्टिव होगी, पर्सन टू पर्सन जो है वो डिपेंड करेगी। ऑब्जेक्टिव क्योंकि हम जो है नंबर्स में मेजर कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव बोला है। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हम नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। बट सब्जेक्टिव तो सबकी अपनी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है ना। किसी को कॉफी पसंद है, किसी को टी पसंद है, तो वो किसी कॉफी को कोई रैंक फर्स्ट कर सकता है, कोई टी को रैंक फर्स्ट कर सकते हैं। तो ये सबके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये किसका पार्ट है, सबकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये ऑर्डिनल का पार्ट है, ना कि ये कार्डिनल का पार्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिवार्ड फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाय। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर थ्योरी है उसमें आपसे बोला गया है कि लेबर को जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा, वो कैसे डिटरमाइन होगा, प्रोड्यूसर के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत श्रम के लिए प्रतिफल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, निर्माता के द्वारा उसका प्रतिफल निर्धारित किया जाता है, या सरकार के द्वारा, या फिर उसकी सीमांत उत्पाद के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, हर फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारा लेबर है, उसको जो पेमेंट होगी ना, उसको जो पैसा दिया जाएगा, प्रतिफल दिया जाएगा, वो उसके मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब जो आपके वेज डिसाइड होंगे वो किस हिसाब से डिसाइड होंगे, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है इनटू जो प्राइस ऑफ आउटपुट जो है वो आया है, उसके हिसाब से लेबर का जो रिवार्ड है, प्रतिफल है, वो डिसाइड होगा उसकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एडिशनल उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है। एडिशनल प्रोडक्टिविटी मतलब कि जो एडिशनल हमने लेबर लगाया तो उससे हमें कितनी एडिशनल प्रोडक्शन हुई। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि सीमांत उत्पाद हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। इससे पहले से शायद लास्ट क्लास में हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारा क्वेश्चन था आर्ट एंड साइंस वाला। उसमें ही हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस है। तो पॉजिटिव का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे हम फैक्ट्स दे रहे हैं, फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वैल्यू जजमेंट नहीं है, ठीक है। और नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फैक्ट्स की बात नहीं होती, जहाँ पे किसकी बात होती है, वैल्यू जजमेंट की, और सबकी अलग अलग वैल्यू जजमेंट होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉर्मेटिव की है, मतलब जहाँ पे जजमेंट की बात हो रही है कि ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा है।
पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ कंडीशन वेयर पीपल आर नॉट एबल टू मीट देयर नीड्स। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे लोग अपनी मिनिमम नीड्स को भी पूरा नहीं कर सकते। तो निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श मूलक वचन है? गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहाँ लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। बेरोजगारी गरीबी के कारणों में से एक है। सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रण करने के लिए उपाय करना चाहिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द कॉज, या गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो यहाँ पे किसकी बात हो गई? शुड की, कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो इट मींस ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल पूछा गया है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, तो हम बहुत बार कर चुके हैं। एक सेकेंड। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अगर आपने मैराथन देखी होगी तो उसमें भी क्या होगा? ए के अल्फा एल बीटा, ये है हमारा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये जहां प्लस का साइन आ रहा है वो हमारा प्रोडक्शन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है, वो कौन सा है ये आप मुझे बताओगे। मैंने जब फॉर्मूले करवाए थे लास्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट फॉर्मूले की क्लास ली थी, उसमें भी बताया था, और आपकी जो मैराथन थी उसमें ही बताया था। मैं आपको क्यों कह रही हूँ? आप कहोगे कि हम तो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हमने देखा ही नहीं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले मैंने क्लास वाली क्लास ली है, लास्ट से लास्ट देख लेना, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। और जो मैंने मैराथन ली है वो पीजीटी वाले भी देखेंगे, वो पीजीटी वाले भी देखेंगे। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि अपना थोड़ा सा होराइजन बढ़ाओ, अपना दिमाग थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, सिर्फ लिमिटेड नहीं रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल कहीं से भी आ सकता है। तो आप जाके क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमें हमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन होगा वही सही, सॉरी बी ऑप्शन जो होगा वही हमारा सही होगा। किसके लिए? कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। आउटपुट इलास्टिसिटी, अल्फा रिप्रेजेंट करता है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। बीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, कि लेबर ने कितना लेबर की प्रोडक्शन के हिसाब से उसकी आउटपुट इलास्टिसिटी कितनी है, वो कितना आउटपुट दे रहा है, और कैपिटल के हिसाब से कितनी है, तो वो डिफाइन करेगा क्या? अल्फा करेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। Which of the following statement is or are correct about elasticity of demand? मांग की लोच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? It is a percentage change in demand for a good divided by percentage change in price. जब मैंने इनकम इलास्टिसिटी करवाया था तभी मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में भी बताया था। यह किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में विभाजित करके प्राप्त होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यही है। या फिर हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये किसका फॉर्मूला है? इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेम एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन लीनियर डिमांड कर्व। क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम रहेगी? यहाँ पे क्या होती है, इस पॉइंट पे क्या होती है और इस पॉइंट पे क्या होती है? इस पॉइंट पे जो आपकी इलास्टिसिटी होगी वो 0 होगी, और इस पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी पूछी जाए तो इन्फिनिटी, और अगर बीच में कोई पॉइंट हो तो वो इलास्टिसिटी है 1। इन्फिनिटी और 1 के बीच में पूछा जाए तो ग्रेटर देन 1, और 1 और 0 के बीच में पूछा जाए तो लेस देन 1। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इतना आपने 12th में भी पढ़ के आए होंगे तो आपको इतना पता होगा। नहीं पता होगा तो बता देना, बता देंगे। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ नेसेसिटी गुड इज हाईली इलास्टिक। अगर नेसेसिटी गुड्स की डिमांड हाईली इलास्टिक हो सकती है, आप खुद सोचो कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नेसेसरी है, जो आपको आवश्यक है, तो क्या प्राइस के चेंज होने से आप उसकी डिमांड में जल्दी से बहुत जल्दी चेंज कर लोगे? नहीं, जब जो चीज जरूरी है वो तो जरूरी है, चाहे प्राइस कितने भी हो। तो उसकी हाईली इलास्टिक नहीं, उसकी इन इलास्टिक डिमांड होगी, ये चीज ध्यान रखना। उस नेसेसिटी गुड्स की डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। जबकि लग्जरी गुड्स की हाईली इलास्टिक हो सकती है, नॉर्मल गुड्स की इलास्टिक हो सकती है, बट नेसेसिटी गुड्स की इलास्टिक कैसे हो सकती है? ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1 ही सही होगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम और क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है हमारा? सपोज अ फर्म इंक्रीज इट्स इनपुट बाय 30%। किसी फर्म ने अपने इनपुट को 30% बढ़ाया, मतलब लेबर को या कैपिटल को, ये इनपुट है उसका। यदि एक फर्म अपनी आगत में 30% की वृद्धि करती है और उत्पाद में 20% की वृद्धि होती है, मतलब आउटपुट 20% से बढ़ता है, तो फर्म कैसा प्रोडक्शन फंक्शन आपको शो कर रहा है? फर्म का उत्पादन फलन प्रतिशत करता है, क्या शो करता है? घटते सीमांत को, पैमाने के घटते प्रतिफल को, सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापना को की दर को, diminishing marginal returns, diminishing returns to scale, या diminishing marginal rate of technical substitution। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका इनपुट 30% से बढ़ा है और उसके हिसाब से आउटपुट आपका सिर्फ 20% बढ़ा है, तो आउटपुट जो है वो इनपुट से कम प्रोपोर्शन में बढ़ा है।
बिल्कुल कम प्रोपोर्शन में बढ़ा है ना, तो ये हमें क्या दे रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न तो हमारा तब होता जब एक इनपुट के बढ़ाने से किसी दूसरे आउटपुट में कम चेंज होता है। रिटर्न्स तो तब होता है ना जब हम एक चीज को कांस्टेंट और दूसरी चीज को, जैसे हमने लेबर कैपिटल को मान लो कांस्टेंट मान लिया और लेबर हम चेंज कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल का मतलब यह है कि हमने पूरा का पूरा स्केल, मतलब हमने लेबर और कैपिटल दोनों को क्या माना है, वेरिएबल माना है। और यहाँ पे उसने बोला है कि इनपुट बढ़ा रहा है, तो इनपुट अपना लेबर भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, यहाँ फिक्स नहीं है। अगर वो बोल देते कि हम सिर्फ एक को कांस्टेंट रख के हमने सिर्फ लेबर को बढ़ाया है, तो हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू कह सकते थे। बट यहाँ पे हम क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पैमाने के घटते प्रतिफल हमारा सही आंसर होगा। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, MRTS एल के, लेबर एंड कैपिटल दोनों का। ये आपको बताता है कि किस रेट से आपका एक इनपुट सब्स्टिट्यूट हुआ है। सब्स्टिट्यूशन की बात है ना, कि आपने किस रेट से लेबर को कैपिटल की जगह सब्स्टिट्यूट किया है या कैपिटल को लेबर की जगह सब्स्टिट्यूट किया है, ये उसकी बात हो रही है। तो ये तो ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। फिर भी अगर कोई डाउट होता है आपको तो वो आप बता देना, आई विल कंटिन्यू with more such or with maximum concepts. Thank you very much everyone. Take care. Bye bye.